बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, और इसके एजेंडाज जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है। इसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री को टच करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी की, फिर एवोल्यूशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स इसको डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट पे हम अप्रोचेस की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, एक जर्नल परसेप्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ मोर टुवर्ड द डायग्नोसिस। ठीक है, यानी कि डायग्नोजिंग डिसऑर्डर्स, ट्रीटिंग दैम, और इसके अलावा जो है उनको रिमूव करना क्या है बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक गोल होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिफरेंट किस्म की असेसमेंट्स होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनकी बेसिस पर एक पूरा जो है वो एक फार्मूला टाइप क्रिएट किया जाता है, केस फॉर्मुलेशन की जाती है। केस फॉर्मुलेशन के बाद जो है वो रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास मोस्ट सुटेबल थेरेपीज़ होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं क्लाइंट पर और जो है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कोई कहे कि डिफ़ाइन करें तो आपने यही कहना है कि ये जो है एक हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल अप्रोच, ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं बाकायदा तौर पर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं प्रॉपर तौर पर। अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक हो गया जी, यानी कि सबसे पहले हम असेस करते हैं। ठीक है, असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ये सेम चीज़ है। मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनको सेम ही लिया जाता है। ठीक है, द फील्ड इंटीग्रेटेड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइंस ऑफ साइकोलॉजी विद द ट्रीटमेंट ऑफ complex human problems, making it existing career choice of people who are looking for the challenging and rewarding effect। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी यहाँ पे बता दूँ कि अक्सर जो है ना पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि पीपीएससी एफपीपीएस वगैरह में, कि जो है पाकिस्तान में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो मोस्ट डिमांडिंग साइकोलॉजी की फील्ड कौन सी है और मोस्ट लार्जेस्ट फील्ड कौन सी है, तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है। ठीक है, अब क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेसिक मकसद क्या है? डायग्नोसिस करना, असेसमेंट करना एंड देन उसको ट्रीट करना। ठीक है, वेदर जो भी मेंटल इलनेस है, जो भी मेंटल एबनॉर्मल बिहेवियर है, उनको ट्रीट करना। ठीक हो गया जी। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में जो है आप हमेशा एक बात याद रखें, साइकोलॉजी में आप जिस भी फील्ड को या जिस भी ब्रांच को स्टडी करते हैं उसकी हिस्ट्री और उसका जो फादर है या फिर उसका जो फाउंडर है उसका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम हिस्ट्री पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो एबनॉर्मल बिहेवियर को जिस बंदे ने आइडेंटिफाई किया था, ये जिसके बाद जिसने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की थी, वो बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड थे। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड एक ऐसा बंदा है जिसने साइकोलॉजी में बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी की बेस डाली थी। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट अपना जो सारा काम किया था वो बेसिकली केस स्टडीज़ के ऊपर बेस करता था। ठीक है, और केस स्टडीज़ में इन्होंने डिफरेंट एबनॉर्मल पे लोगों के जो है वो बिहेवियर्स को देखा था। ठीक है, और उन पर साइकोडायनामिक अप्रोच जो है वो यूज़ की थी। इसके अलावा ये टॉकिंग थेरेपी के ऊपर, टॉक थेरेपीज़, यानी कि ये लोगों को ये कहते थे कि मतलब बात करने से जो है मामलात हल किए जा सकते हैं। यानी कि टॉकिंग थेरेपी देने से, किसी बंदे की बात सुन लेने से, उसकी जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो भी उसके माइंड में थॉट प्रोसेसिंग होती है उसको डिस्कवर कर लेने से, उसकी हिडन डिज़ायर, उसके हिडन जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करके रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, तो अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें, एबनॉर्मल बिहेवियर्स की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो है वो साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट ने की थी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली सबसे पहले काम ही इस चीज़ के ऊपर था कि एबनॉर्मल बिहेवियर किस तरह से कॉज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बाद में बात करें मॉडर्न साइकोलॉजी में, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की बेसिकली बुनियाद किस बंदे ने डाली थी, तो वो जो है वो सिगमंड फ्रॉइड नहीं है। ठीक है, मॉडर्न साइकोलॉजी और जो सिंपल साइकोलॉजी है इसका आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है। ठीक है, समटाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि वी हु फर्स्ट आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल बिहेवियर एंड पुट वॉइस ओवर द टॉक थेरेपीज, तो आप इसमें जो है वो सिगमंड फ्रॉइड को मार्क करेंगे। ठीक हो गया, और साइकोडायनामिक अप्रोच के फाउंडर को मार्क करेंगे। इसमें आप जो है वो इसका जो करेक्ट फाउंडर है या क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो एक फादर जिसको कहते हैं उसको आप मार्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडर्न साइकोलॉजी में जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो एक डिफरेंट बंदा है। ठीक है, वो आपने सिगमंड फ्रॉइड को वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करना। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, मॉडर्न साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे लिटरेट विटमेट, ठीक है। ओपन फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक, इन्होंने साइकोलॉजी में सबसे पहले अपना साइकोलॉजिकल क्लिनिक बनाया था, ठीक है। लिटनर विटमर ने, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, और यही फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं कि इन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले काम किया था बच्चों के ऊपर, ठीक है, जिनके अंदर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, उनमें आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट की थी। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना मैंने एक डेट मेंशन की हुई है 1896, ठीक है। 1896 में फर्स्ट क्लिनिक स्टैब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और फर्स्ट क्लिनिक किसने स्टैब्लिश किया था? लिटरिंग विदमर ने, ठीक है। विटमीर या इसको विदमर जो भी आप कहें, ठीक है। इट ऑल्सो विडमे हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन 1907 पेपर, यानी कि उन्होंने बनाया था तकरीबन 96 में अपना क्लिनिक बनाया था, लेकिन उसके एग्ज़ैक्ट जो है वो तकरीबन 11 से 12 साल बाद, यानी कि 1907 में क्या किया, एक पेपर रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी का बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक हो गया जी। अब क्या था कि जो विदमर हैं ये फाउंडर स्टूडेंट थे विलियम वॉन्डेट के। अब विलियम वॉन्डेट कौन है हमारे पास? विलियम वॉन्डेट हमारे पास क्या है? मॉडर्न साइकोलॉजी के, उसको क्या कह सकते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी और सिंपल साइकोलॉजी दोनों के फादर इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट लोग कंफ्यूज होते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी में जो है वो कौन है इसके फाउंडर, तो वो भी विलियम वॉन्डेड है, ठीक है। किसी और को हम मार्क नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। और साइकोलॉजी के भी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी के जो फादर हैं वो कौन है? विलियम वॉन्डेट है। अच्छा जी, विलियम वार्डन ने क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया था कि ये एक स्टडी होती है इंडिविजुअल की, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस कंडक्ट करते हैं, और इसकी इंटेंशंस को हैं जो कि मतलब कि प्रमोट करते हैं कि वो चेंज में को ला सकें। ठीक हो गया। यानी कि उन्होंने बेसिकली ट्रीटमेंट की बात नहीं की, यानी कि उन्होंने बात की इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग चेंज। ठीक है, यानी कि हम किसी को भी चेंज लाने के लिए उसको मतलब कि प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, by 1940, 26 other clinics devote to the picture of the clinical psychology. Practice of the clinical psychology has been established in the United States. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई कि साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली इमर्ज अमेरिका से हुई है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनेट जर्मनी से हुई है। ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट हुई थी जर्मनी से, और विलियम वॉर्नेट का ताल्लुक जर्मनी से था, लेकिन यूएस में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी साइकोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की थी, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात आती है कि जी ये इस टाइम जो है साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्निंग एंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी आती जा रही है, इसके अलावा दुनिया भर में जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ की तरफ हम आगे चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर्स का साइकोलॉजी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की जो डेट्स हैं उसका साइकोलॉजी की डेट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉन्डिंग है। सो वर्ल्ड वॉर को आप जब भी डिस्कस करें या जब भी कहीं पे आप देखें तो साइकोलॉजी की आपको वहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, या साइकोलॉजी में जो है वर्ल्ड वॉर की कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान क्लिनिकल साइकोलॉजी में कौन कौन से चेंजेस आए थे और क्या क्या प्रमोशंस हुई थी, ठीक है भैया जी। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन में ये हुआ था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस होना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड मेजर जो एक इस्टेब्लिशमेंट थी वो एपीए की फाउंडेशन थी, ठीक है। एपीए को जो है वो फाउंड कर दिया गया था। एपीए से पहले जो है वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, जो लेटर ऑन जो है वो अपने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गया था। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प ट्रीट दे देन वाज नॉन एज अ शेल शॉक, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था, पीटीएसटी जिसको कहते हैं, और इन लोगों को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिशनर्स को या क्लिनिकेशंस को हायर किया गया था ताकि वो इनको ट्रीट कर सकें, ठीक है। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें हमारे साथ कोई भी जो वाक़यात होते हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। एक फ्लैशबैक मेमोरी टाइप होते हैं, ये हमारे अंदर पैनिक भी क्रिएट करते हैं और डिफरेंट स्ट्रेस की एंजाइटी की सिचुएशंस को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब पीटीएसटी जो है वो भी फर्स्ट टाइम जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जो है डिस्कवर हुआ था। ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जैसे ही जंग से लोग वापस आए या जिन्होंने जंग देखी हुई थी, ठीक है, उन लोगों से जब लोगों ने मिलना शुरू किया तो उन तब क्या हुआ कि क्लिनिशियंस की और प्रैक्टिशनर्स की, प्रोफेशनल्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई, ठीक है। ड्यूरिंग 1940s यूनाइटेड स्टेट हैज़ नो प्रोग्राम फॉर द फॉर्मल डिग्री फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्टार्टिंग में कोई भी ऐसी डिग्री नहीं होती थी।
अच्छा, फिर इसके नतीजे में क्या हुआ कि यूएस में वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉक्टोरल लेवल की जो है वो डिग्री स्टार्ट की 1950 में, ठीक है। 1950 में क्या हुआ कि मोर देन हाफ ऑफ द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लेवल डिग्री इन द साइकोलॉजी वर अवॉर्डेड इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें पता चला कि क्लिनिकल साइकोलॉजी बाकायदा तौर पर एक सब्जेक्ट की तरह स्टेब्लिश हो गई, ठीक है। पहले प्रैक्टिस में आई एंड देन एज अ सब्जेक्ट जो है वो स्टडी होने लगी। ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम ड्यूरिंग द स्टडी मिस कर देते हैं, लेकिन डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स को लेके जो है वो हमें असेस किया जाता है। ठीक हो गया? तो while the early focus in the clinical psychology had largely on the science research graduate program began it adding additional emphasis on psychotherapy। ठीक हो गया? ज़ाहिर बात है पहले वो प्रैक्टिस में आई, तब लोगों को नहीं पता था कि हमने थेरेपी किस तरह देनी है। लेकिन ये है कि वो टॉक थेरेपी के बेस बनाकर जो है वो डिफरेंट मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे मतलब बनती गई, रिसर्च होती गई, डिफरेंट थेरेपीज़ सामने आईं जिसमें बहुत सारी थेरेपीज़ का नाम है, ठीक है। इंशाल्लाह हम उनको भी कभी कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं अप्रोचेज़ ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की। अच्छा जी, अब अप्रोचेज़ क्या हैं? ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में अप्रोचेज़ क्या होती हैं? आपको पता है कि किसी भी फ़ील्ड को या किसी भी ब्रांच को हम स्टडी करते हैं तो हम किसी एक अप्रोच को लेकर उसको बेस बनाकर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अप्रोच ये होती है कि आप ये समझ लें एक फाउंडेशन हमें चाहिए होती है जिसके ऊपर हम फर्दर ऑन बिल्ड कर सकते हैं अपनी रिसर्च को, अपने मटीरियल को जो है वो कंप्लीट अप कंपाइल अप कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब अप्रोचेज़ में क्या आता है कि डिफ़रेंट किस्म की तो उन्होंने डिसऑर्डर तो डिस्कवर करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब मेजर मसला क्या आया कि हम थेरेपीज़ किनकी बेस पर डेवलप करेंगे, ठीक है? यानी कि साइकोथेरेपी को हम किस तरह से मतलब कि निकालेंगे या कौन-सी फाउंडेशन या कौन-सी बेसिस को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो है अप्रोचेज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कि किस तरह से हम कौन से पेशेंट को किस अप्रोच के साथ डील कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकोथेरेपिस्ट ने क्या किया कि डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ करना शुरू कर दी, ठीक है, क्लाइंट के साथ। अब वो क्या करते थे कि फ़ोकस करते थे कि हमने ट्रीटमेंट किस तरह से देनी है। मोस्टली जो लोग थे वो एलिप्टिकल अप्रोच को यूज़ करते थे। एलिप्टिकल अप्रोच क्या होती है कि जब हम 2 डिफरेंट किस्म की या मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज़ को एक साथ अप्लाई करते हैं, या थेरेपीज़ को, या फिर आप अप्रोच का वर्ड यूज़ है तो हम अप्रोच ही कहेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेज़ को एक ही क्लाइंट पर अप्लाई करना, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व ड्राइंग अ डिफरेंट थेरेटिकल मेथड टू डेवलप द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान फॉर ईच इंडिविजुअल क्लाइंट, ठीक है। मे बी हो सकता है कि कोई एक थेरेपी जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट ना दे जितनी कोई दूसरी दे दे। तो इलेक्ट्रिकल अप्रोच जो है वो बहुत बेस्ट रहती है, ठीक है। और बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में इलेक्ट्रिकल अप्रोच ही यूज़ होती है। ठीक हो गया? सम ऑफ द मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव विद इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इंक्लूड, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पर्सपेक्टिव या कुछ अप्रोचेज़ मैं आपको बताऊँगी जो कि यूज़ की जाती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में वर्ल्ड वाइडली या मेजॉरिटी में। कि जैसे आपको पता है कि सबसे पहली अप्रोच क्या हो सकती है, साइकोडायनामिक, क्योंकि साइकोडायनामिक ने ही एबनॉर्मल बिहेवियर को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। तो साइकोडायनामिक सबसे पहली अप्रोच है। ठीक हो गया? अच्छा, साइकोडायनामिक के बाद आए थे जी बिहेवियरिज्म वाले, ठीक है। बिहेवियरिज्म वालों ने काम तो शुरू किया लेकिन वो कोई थेरेपीज़ नहीं निकाल सके। फिर आए उनके बाद कॉग्निटिविज़्म वाले, ठीक है। बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज़्म वालों ने दोनों ने कंबाइनली क्या किया कि पर्सपेक्टिव निकाला जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक हो गया? फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात कर लें साइकोडायनामिक अप्रोच की। साइकोडायनामिक अप्रोच हमें पता है कि फ्रॉइड के वर्क से जो है वो इमर्ज हुई थी, ठीक है। वो ये बिलीव करते थे कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी जितनी भी डिज़ायर होती हैं, हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो बहुत हद तक मैटर करता है हमारे फ्यूचर में। मतलब कि हमारे फ्यूचर को डिटरमिन भी करता है, और हमारा पास्ट जो होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो काफ़ी हद तक मैटर करता है, ठीक है। अब साइकोडायनामिक थेरेपी या साइकोडायनामिक अप्रोच में क्या यूज़ होता है, फ्री एसोसिएशन स्ट्रेटजी यूज़ होती है। फ्री एसोसिएशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि जैसे कि हम डिस्कवर करते हैं कि इस बंदे के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि उससे कुछ ना कुछ मतलब कि बात करके उससे पता लगाना कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह बातों को बिल्डअप करता है, ठीक है? और किस तरह से वो हमसे बात करता है, या फिर उसकी जो हिडन वो हैं, मतलब हिडन डिज़ायर, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है? अब साइकोडायनामिक अप्रोच में बेसिकली प्रोजेक्टिव टेस्टिंग यूज़ होती है। ठीक हो गया? प्रोजेक्टिव टेस्टिंग में हमें एक एम्बिगुअस स्टिमुलस दे दिया जाता है, ठीक है? अब उस स्टिमुलस के ऊपर हमने क्या करना होता है कि खुद से एक
आप कह लें एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है, आप कह लें कोई एक उसको इंटरप्रिटेशन देनी होती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बेसिकली साइकोडायनामिक अप्रोच है। अच्छा, फिर जब हम इसको डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर हम फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स डेवलप करते हैं, ठीक है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक से क्या होता है कि उसको जो कनेक्शंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, और वो बंदा उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हम इतना ही इसको डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में। इसके अलावा मैंने नॉर्मल बिहेवियर्स के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात कर चुकी हूँ। अगर आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियोस देख लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो अच्छा, अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट की मर्जेंस से प्रेजेंट हुआ है, यानी कि बिहेवियर और कॉग्निटिविज्म दोनों की कोई एक कम्बिनेशन आप कह लें। ये एक इलेक्ट्रिकल अप्रोच भी है, ठीक है, एट द सेम टाइम। याद रखें कि इसमें एक सिंगल अप्रोच नहीं, दो अप्रोचेस यूज़ हो रही हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी यूजिंग दिस पर्सपेक्टिव लुक हाउ द क्लाइंट फीलिंग बिहेवियर थॉट इंटरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि फीलिंग्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं और थॉट्स प्रोसेसिंग क्या है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, किसी भी थॉट्स को जो है वो चेंज करने के लिए। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को बहुत ईजीली कवर किया जा सकता है, उनको ईजीली जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरी और लास्ट अप्रोच है, लीस्ट डिटर्मिन अप्रोच, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रू आउट ऑफ द वर्क ऑफ ह्यूमनिस्टिक थिंकर सच एज इब्राहिम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब कि काम किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी। इसके अलावा जी इन्होंने जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात भी सिर्फ इन्होंने की थी, फिर एम्पैथी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। अच्छा, जैसे आपको पता है कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले जो बंदे हैं वो यही बात करते हैं कि जो इंसान है उसके फुली पोटेंशियल को वो ऑब्टेन करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और उसको अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो एक लेवल है उस तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो इंसान की जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ठीक हो गया। अब इसमें जो है इस अप्रोच में क्या करते हैं कि क्लाइंट मोर होलिस्टिकली एंड इज़ फोकस्ड ऑन द सच थिंग्स इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बंदे की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर काम होता है, सेल्फ एस्टीम पर, सेल्फ जो हमारे पास एक सेल्फ एफिकेसी होती है, इनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है जो कि बेनिफिशियल होता है डिफरेंट डिसऑर्डर को ट्रीट करने में जिनका ताल्लुक हमारी ज़ात से होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी हो, यानी कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो करते रहा करें ताकि आप न्यू आने वाली अपडेट से या फिर मेरी आने वाली वीडियोज़ से इन्फॉर्मेटिव रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।